नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक हमको कहीं जाना था, अचानक ये शाहजहांपुर के क्षेत्र में, और चूँकि काम ही ऐसा था और कोई ड्राइवर मैंने लिया नहीं और अकेले गाड़ी चला करके जाना पड़ा। बल्कि एक रामगंगा पर पुल था, वो मुलायम सिंह के ज़माने में बना था और 6 साल ही नहीं चला, वो टूट गया। और फिर उसका एक वैकल्पिक वो चह बनाया गया, तो बरसात के दिनों में वो चह भी टूट गया। तो काफ़ी लोग जो है वो घूम कर 100 किलोमीटर से अधिक घूम कर के वो बदायूं से जिनको शाहजहांपुर जाना था 100 किलोमीटर से अधिक जो है यात्रा करके जा रहे थे। ऊपर से ये कांवड़ियों का तांडव और उस तांडव का एक विभत्स स्वरूप ये देखने को मिला कि एक तो पूरी सड़क में वो एक ओर जो है वो पैदल भी चलते हैं और दूसरी ओर से वो अक्सर 2-2 ट्राली के साथ, ट्रैक्टर के साथ जो है वो आते भी रहते हैं। तो हुआ ये कि जो पैदल चलने वाले थे उनको बचाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, लेकिन वो जो दूसरी ओर से 2-2 ट्राली भर करके जो बड़े वेग से आकर उस ट्राली के द्वारा बहुत तेज टक्कर मारा। वो गाड़ी तो सुमो थी, वरना कोई और गाड़ी होती शायद तो मेरी जान भी जा सकती थी। तो सामने बोनट और दरवाजे बुरी तरह टूट गए। जो कांवड़ियों वालों से मैंने कहा कि देखिए भाई, अभी इस गाड़ी का इंजन काम कर रहा है और आइए कैसे भी हो उस ट्रैक्टर ट्राली वाले जिसने इसको इस तरह से मैंने वो एक्सीडेंट किया है, दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है, उसको पकड़ा जाए। जितने कांवड़िया वाले कह रहे थे कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे,
और चलना जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि पुलिस भी उनके खिलाफ बोलती नहीं है। ये हालत है। वो कोई भी अपराध कर दें, जैसा कि कांवड़िया वाले खुद कह रहे थे, पुलिस भी उनके खिलाफ बोलने वाले नहीं। और एक तो आलम यह है। दूसरा जो देखने को मिला वो देखते ही और हम अक्सर ये सुना भी करते थे कि कान फाड़ देने वाला शोर के साथ और विदेशी धुनों पर जिसे कहते हैं डीजे, और तमाम इस तरह से सुरीले वो शोर के साथ जो है, और वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ये शंकर भगवान की भजन है। अब सवाल यह है कि शंकर भगवान की भजन को विदेशी धुन, डीजे की धुन पर बजाना, ये सामान्य ज्ञान की बात है कि इससे बड़ा घिनौना सांस्कृतिक प्रदूषण और क्या हो सकता है। कि हमारे देश की, हमारी जो मान्यता है, हमारे जो आराध्य देव हैं भोले शंकर, और उनके भजन के नाम पर जो है यानी विदेशी धुन, डीजे की धुन को बजाया जाना, वो भी बड़ी हैंकड़ी के साथ, बड़ी उद्दंडता के साथ। भारतीय जनता दल ये पूछना चाहता है उनके आयोजकों से और इस तरह के समर्थकों से कि इससे बढ़ करके सांस्कृतिक प्रदूषण का घिनौना रूप या विभत्स रूप क्या हो सकता है। और सुनने में आया कि इन कांवड़ियों के प्रभाव में श्री आदित्यनाथ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी वो ट्रांसफर कर दिया, उनका भी हस्तांतरण कर दिया। तो उनके इन हैकड़ीबाज, उदंड और उपद्रवी कांवड़ियों के दबाव में मुख्यमंत्री इस तरह से फैसले ले रहे हैं, और ये दूसरी ओर कहते हैं कि हम अपराधियों का दमन कर रहे हैं, अपराधियों की सफाई कर रहे हैं। ये उनके दावों का की असलियत दिखाता है। और तो और इसी तरह की देखिए, जब मैं कहता हूँ कि वो उपद्रवियों और उदंड और अनुशासनहीन ऐसी भीड़ के द्वारा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, और भी घटनाएं हुई हैं, लोगों की जानें तक गई हैं। सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उनकी जो प्रथम उनका कर्तव्य होता है कि वो आम आवाम की सेवा के लिए है। जरा वो समझ लें इस बात को। वो जो हमारी जनसाधारण जनता है उसकी सेवा के लिए है, और इस तरह से पांथिक उद्दंडता के नाम पर या पांथिक उद्दंडता के कारण अपने जनसाधारण या आम आवाम को इतने संकट में डालना, और कहीं उसकी जनहानि होना। और मान लीजिए ये मामला तो मेरे साथ था, किसी के साथ भी वो जैसा कि कांवड़ियों के द्वारा कुछ भी होने पर
जैसा कि कांवड़िया वाले खुद ही कह रहे थे। अब सच्चाई क्या है ये तो वही जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ ही जानते हैं कि कुछ भी करने पर कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस भी नहीं बोलती। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का संदेश योगी आदित्यनाथ जी ने शायद दिलवाया होगा। और ये देखने को भी मिलता था कि ऐसी उदंड और उपद्रवी, जब ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उदंड और उपद्रवी इसका मतलब नहीं है कि सभी के सभी, इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी लोग उस कांवड़िया में उदंड और उपद्रवी और अनुशासन नहीं, लेकिन उस पूरी मजमे या भीड़ में उपद्रवी, अनुशासनहीन और उदंड तत्वों का उस पर वर्चस्व है, उसका एकाधिकार है उसका। तो ये बात तो सत्य है। अब श्री योगी आदित्यनाथ जी आम आवाम की सुविधा का ख्याल करने की बजाय पांथिक उद्दंडता के कारण आम आवाम को संकट में डालने का जो ये सिलसिला चालू किए हुए हैं, और इतना ही नहीं, इस तरह से उदंड और अनुशासनहीन उपद्रवी तत्वों को, जो ये तीन शब्द दिखाए जा रहे हैं, अनुशासनहीन, उपद्रवी और उदंड, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सभी तत्व ना हो, लेकिन उनका वर्चस्व जरूर है। अब कोई भी उसको देख करके उसको एहसास होगा। बस अंतर इतना है कि अभी कुछ लोग चुप हैं, मुंह नहीं खोलना है। जब ये बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप धारण कर लेगी, तब ये धीरे धीरे अपने अपने तरीके से वो बोलना शुरू कर देंगे। और योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन खुद जो उसको दबाने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता दल ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता है। वो इस तरह की जो प्रवृत्तियां उभरती हैं, जो बाद में किसी बड़े विभत्स भयानक वो घटना का रूप धारण कर लेती हैं, तो उन प्रवृत्तियों की ओर इशारा करता है और उससे वो चिंतित है। अब इसका एक भयानक परिणत, जब तक इसकी एक भयानक परिणत न हो जाए, एक विभत्स रूप न धारण कर ले, बहुत भयानक वो दुर्घटना या हिंसक रूप न ले, तब तक यानी जो है तब तक यानी मुंह न खोलना। भारतीय जनता दल इसमें भारतीय जनता दल इसमें विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं, जो कि हमारे समाज के लिए घातक हैं, उसकी वास्तविकता रखना भारतीय जनता दल उसको आवश्यक भी मानता है, और अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी, अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी। और यह जान करके मन कितना आश्चर्य होता है कि इस अनुशासनहीन और उदंड और हैकड़ीबाज भीड़ जो कि आम आवाम को संकट में डाल करके इस तरह से जो आयोजित किया जा रहा है, उसको नियंत्रित करने के बजाय योगी आदित्यनाथ महोदय उस पर फूल बरसाते हैं। देखिए, जब ये कांवड़ियों की बात कही जाती है, तो ये बात सिर्फ कांवड़ियों तक ही सीमित नहीं है। और जीएनपीसी के ज़माने में जो इस्लाम आस्था के
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जैसे मन ताजिया का जुलूस निकल रहा है, उसमें भी हैंकड़ी ये कि ये ताजिया का जो ऊंचाई है वो कम नहीं होगी। वो पेड़ कट जाएगा, तार हट जाएंगे, सब कुछ हट जाएगा, खम्मा हट जाएगा, जो कि जो है जनता की सुविधा और सेवा के लिए है। तो वो भी हैंकड़ी, तो वो हैंकड़ी जो है कि जन्मदाता जो है जेएनपीसी वाले हैं, जो है गांधी नेहरू परिवार चांदलाल चौकड़ी वाले हैं। और दूसरे तरह के जो है वो हैंकड़ी और उद्दंडता और अनुशासनहीनता और आम जनता की सुविधाओं को नष्ट करके उनको संकट में डालने का उपक्रम जो योगी आदित्यनाथ महोदय ने जो शुरू किया है, और इस पर फूल बरसाना, ये इस तरह की प्रवृत्तियों में इस तरह की जो खतरनाक प्रवृत्तियां हैं, उसकी आग में घी डालने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जब ऐसी भीड़ के ऊपर ये फूल बरसाते हैं, तो और ख़ास करके हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, इसको गंभीरता के रूप में देखें। और जहाँ तक कि मेरा प्रश्न है, मेरी तो जान भी जा सकती थी बसते, यानी कोई और गाड़ी होती सुमो के अलावा। और सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं है कि मेरी जान जाती या नहीं जाती, कितनों की जान जा चुकी है, उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। और फर्क भी क्या पड़ता है? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर फर्क भी क्या पड़ता है? लोगों की जान जाए, लेकिन वो हैंकड़ी को और उद्दंडता को, अनुशासनहीनता को, की भीड़ को वो जो है प्रोत्साहित करेंगे। और जहाँ तक कि सवाल कि मेरी गाड़ी जो डैमेज हुई है, और वो 50,000 कि 60,000 उसमें लगेगा, जो कि अपनी पेंशन से उसकी भरपाई करनी होगी। योगी आदित्यनाथ महोदय को भी जानना चाहिए कि जो पेंशन मिलती है, इसका नाम है फैमिली पेंशन। इस पेंशन पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है, परिवार का अधिकार है। तो ये परिवार के ऊपर मैं जो अन्याय कर रहा हूँ, या योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था अन्याय करवा रही है, तो इसको भी आदित्यनाथ देखें। और वो क्या देखेंगे? जो सिर्फ चंद वोटों के लिए और पांथिक भावनाओं को भड़काने के लिए हर वक्त जो है इस तरह की गतिविधियों की व्यवस्था करना, इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना, वो भी आम आवाम जनसाधारण की सुविधा की कीमत पर। किसी भी जनसेवी शासक प्रशासक का प्रथम कर्तव्य होता है कि जनसाधारण की सुविधा का ख्याल उसको सबसे पहले या उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होती है। आदत इन सबों की यह है कि पंथ से संबंधित कोई जुलूस हो और कोई इस तरह की बात हो, तो ये सब जो है सिर्फ पांथिक भावनाओं का शोषण करके
वोट बटोरने की जो इन सबों की एक गंदी आदत है, उसी के चलते जो है जनसाधारण या आम आवाम की सुविधाओं को ये जो जनसेवी जन सेवा के नाम पर जो राजनीतिक दल हैं जब सत्ता पाते हैं, तो उसी जनसाधारण, उसी आम आवाम की सुविधाओं का और उनके ख्याल को ताक पर रख करके और प्रांतिक भावनाओं का शोषण करने के लिहाज से इस तरह की गतिविधियों को वो बढ़ावा देते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे राजनीतिक दल जो है कभी भी इस देश के, इस समाज के हितैषी हो नहीं सकते, जो कि चंद वोटों के लिए और प्रांतिक भावनाओं का शोषण करने के, प्रांतिक भावनाओं का शोषण के आधार पर चंद वोटों के लिए जनसाधारण या आम आवाम को और उनकी सुविधाओं को और उनके हितों को ताक पर रख देते हैं। कभी भी ये भारतीय समाज के, भारत के या उत्तर प्रदेश के हो नहीं सकते। दिखावा ये कुछ भी करें। तो इस तरह की जो है समाज विरोधी आपराधिक वृत्तियों को बढ़ावा देना जो है, ये तुरंत तो नहीं, लेकिन लंबे समय में ये बहुत खतरनाक जो है परिणति को अंजाम देती हैं। याद करिए कि ये जो जेएनपीसी अपने शासनकाल में ये अपराधियों को पालती थी और अपराधियों के बूते जो है चुनाव को रिग करती थी, चुनाव में धांधली जिसे कहते हैं, और उसको मैनेज करती थी। और ये अपराधियों के हौसले बढ़ते गए। अपराधियों ने सोचा कि भाई जब हमारे ही बूते पर ये चुनाव जीतते हैं, क्यों न हम ही खुद चुनाव में उतरे। इस तरह की प्रवृत्ति जो है अब वो उसमें पनपने लगी। लेकिन यह एक दिन में नहीं हुआ, ये 20, 30, 40 सालों में ये पनपा, 20-30 सालों में। तो जिन अपराधियों को इस जेएनपीसी ने पाला पोसा, पनपाया, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, वो अपराधी खुद जो है अब सीधे चुनाव में उतरने लगे। और तभी से हमारे सामाजिक या राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यानी राजनीति का अपराधीकरण की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद इस तरह की जो प्रवृत्ति या टेंडेंसी जब चली, तो हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर लोग जब चुन के आए इसमें लोकसभा में, खास करके 1980 के लोकसभा में, उन समूह ने हमारे देश को क्या दिया, वो हमारे सिख भाइयों का, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 6000 का जो कत्ल इस देश ने देखा। लेकिन ये जाने कि ये एक दिन में नहीं होता है। ये सभी के साथ जो है, यदि आपराधिक वृत्तियों का आप उसको प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे किसी भी तरीके से, तो एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय लेता है। लेकिन परिणति वही होती है कि जिससे ये हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे लोग पैदा होते हैं, जो कि 6,000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल भी करवाते हैं। तो हम जो है
ये योगी आदित्यनाथ जिसे को बताना चाहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्तियां जो है किस तरह के किस तरह के माने एक भयावह जो है वो नतीजे को अंजाम देती हैं, इसको अच्छी तरह से वो समझ लें। और सब कुछ सत्ता ही नहीं होती है। सत्ता के लिए यानी प्रदेश को या प्रदेश की जनता को और उसकी सुविधाओं को जोखिम में डालना कभी भी ये प्रदेश के हित में, देश के हित में नहीं है और इसके दूरगामी खतरनाक परिणाम होते हैं। यह जेएनपीसी ने दिखा दिया है। तो एक बार जेएनपीसी के एक बार गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस ने जो प्रवृत्ति दिखाई है, उसको देखने के बाद फिर वही प्रवृत्ति जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं। कौन योगी आदित्यनाथ, जो कि ये दावा करते हैं कि हम अपराधियों का सफाया कर रहे हैं, वो खुद एक आपराधिक वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। और कोई भी देख सकता है, लोग देखते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। और वो मुंह यानी तब खोलेंगे जबकि बड़े पैमाने पर इसी तरह से वो हिंसा, अभी नहीं, वो यानी कालांतर में इस तरह से बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप धारण कर लेगा। तब जो इसमें चुप हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, जो दे करके भी, तब वो मुंह खोलेंगे। भारतीय जनता दल इस तरह की जो है सोच कि इस तरह की सोच का नहीं है, वो सर्वथा खिलाफ है। वो शुरू में होने वाली इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको शुरुआती में ही या आरंभ में ही कुचल देने में विश्वास करता है। तो इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जिसे ये अपेक्षा करता है कि इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की बजाय उसको नियंत्रित करने की सोचे। इसके दूरगामी भयानक परिणाम निकल चुके हैं भूतकाल में। हमने तो जब वो दुर्घटना हुई और जो कावड़िया वाले पैदल चले, तो उनसे मैंने ये निवेदन किया कि आप मेरी गाड़ी पर बैठिए और अभी इसका इंजन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और चलिए उसको पकड़ते हैं। पूरी भीड़ ने कहा कि नहीं साहब, हम चल नहीं सकते, इसलिए कि इनके खिलाफ पुलिस भी नहीं बोलती है और न कोई FIR होता। ये कथन था कावड़ियों का। और इस पर हम कोई संदेह कर पाते तब तक हमको समाचार मिला कि कावड़ियों के ही प्रभाव में योगी आदित्यनाथ महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ का तबादला कर दिया। तब वो जो कावड़िया कह रहे थे कि इनके खिलाफ पुलिस भी नहीं बोलती है, पुलिस का पूरा जो है वो संरक्षण है इन उपद्रवी और उदंड जो है कावड़ियों के लिए, तो वो मेरी जो है अवधारणा जो है और बलवती हो गई। तो सवाल इस बात का है कि जो अभी बताया गया है कि ये बहुत ही एक खतरनाक प्रवृत्ति है योगी आदित्यनाथ जी, और हो सकता है कि कुछ और भी इस तरह की गतिविधियां हों। यह प्रदेश के हित में नहीं है। और जिस प्रदेश की जनता ने आपको सत्तासीन कराया है और आपने शपथ संविधान की ली है, आपने शपथ ली है संविधान की। संविधान जो है वह कहता है कि इस एक संवैधानिक पद पर बैठ करके, उस पर आसीन होकर के आप
आप जो है जो ये जो माने अलग अलग पंथ है, हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, इससे आपको दूर रहना है। लेकिन आपने संविधान की शपथ ले करके आप तो इसी में लिप्त रहते हैं, यानी संवैधानिक आदर्शों का सरासर वो सरासर उल्लंघन है। आपका तर्क हो सकता है कि हम तो जो है वो सिर्फ यानी कानून व्यवस्था देख रहे हैं, ये गलत है। आप कानून व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, आप जो है ऐसे तत्वों का अच्छे तत्वों का संरक्षण कर रहे हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। कानून व्यवस्था तो जनता के लिए होती है और कानून व्यवस्था जनता के लिए होती है। मानता हूं कि जनता का हिस्सा वो भी है, ऐसी बात नहीं है, वो भी जनता के हिस्सा है। लेकिन उनके द्वारा कई हिंसक घटनाएं, कई लोगों की मृत्यु की घटनाएं, और खास करके मेरे साथ जो हुआ इसका जो और इसके खिलाफ कोई आवाज न उठना और पूरा पुलिस का वो संरक्षण इन माने उद्दंड और अनुशासन हैकड़ीबाज कावड़ियों की भीड़, तो ये कानून व्यवस्था नहीं है जो आप करवा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का एक बहुत ही यानी वो विभत्स ये रूप देखने को मिल रहा है आपके कारण। तो इसको कानून व्यवस्था नहीं कर सकते, बल्कि कानून व्यवस्था के नाम पर और इस विभत्स रूप के अलावा एक जो है प्रांतिक संरक्षण। और आपने शपथ लिया संविधान की कि आपको किसी भी पंथ से या सभी पंथों से आपको दूर रहना है। अब तक तो आप जो है हर वक्त जो है जब भी आपको मौका मिलता है मंदिर चले जाते हैं, और इसके बाद जो है 11 हजार वो दीपक जलाते हैं। ये सब कार्रवाइयाँ आपकी जो है जो हमारे भारत के संविधान के आदर्शों के सर्वथा खिलाफ है। आपने शपथ ली संविधान की और आपके जो इस तरह के जो कार्य हैं वो संविधान विरुद्ध है। ये हमारे देश की जनता, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। कोई कह सकता है कि साहब आज आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई और उसकी ट्राली ने टक्कर मार दिया। अब कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप किसी और से एक्सीडेंट करवा सकते हैं और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ये वही लोग कह सकते हैं जो हमेशा झूठ और अफवाह का प्रयोग करते हैं और दूसरे को इसी दृष्टिकोण से देखा करते हैं। तो और इसी तरह के अपराधों को छिपाने के लिए कुतर्कों का सहारा या गढ़े हुए तर्कों का सहारा लोग लेते हैं कि ये कुतर्क उनके ये हो सकते हैं कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। मेरी गाड़ी जो है डैमेज है, मैं जो है असुरक्षित हूँ। अब मान लीजिए मेरे साथ जो है वो मेरे साथ भी इस तरह वो दुर्घटना होती और मेरी जान चली जाती, तो कहाँ से होता है वो एफआईआर। अब सवाल है कि हमारे लिए एफआईआर हो कितनी इस तरह की जानें चली गई हैं, वो एफआईआर और फिर प्रोसीजर वो क्या कर लेता है। इनकी जो प्रवृत्ति है जो है कबाड़ियों की,
उस पर कोई वो पड़ता है असर? तो इस तरह की बातें तो बिल्कुल पाखंडी नहीं, बल्कि यानी जन साधारण की भावनाओं को आहत करने वाली होती हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इन बातों का योगी आदित्यनाथ की सोच पर कोई असर पड़ेगा, और उनकी जो सोच पर कोई असर पड़ेगा और जनहित की बात वो सोचेंगे, हमको तो नहीं लगता है। लेकिन जनता को बताना जरूरी होता है। जनता भी देख रही है, काफी लोग भी देख रहे हैं, लेकिन वो चुप हैं। ये थोड़ी एक हमारे जो हमारी भारतीय अवाम है, जो हमारे भारतीय भाई बहन में, उनमें एक जो है प्रवृत्ति है कि कुछ कारणों से वो तुरंत नहीं बोलते हैं। कुछ कारणों से वो तुरंत नहीं बोलते हैं। जब होते होते वो घटना जब यानी बहुत घिनौना रूप, जब तक वो बहुत घिनौना और विभत्स और बहुत हिंसक रूप धारण न कर ले, ये इस तरह की टेंडेंसी है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल इस तरह की किसी भी टेंडेंसी में विश्वास नहीं करता है। और जिस तरह की गतिविधि जो है एक बड़े पैमाने पर दुर्व्यवस्था, दुर्घटना, हिंसक रूप को अंजाम दे सकती है भविष्य में, उसको अभी ही जो है कुचलने में विश्वास करता है और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को वो आगाह भी करता है। इसमें विश्वास करता है भारतीय अवाम ताकत। इसलिए ये योगी आदित्यनाथ जी को आगाह कर रहा है, और हमारे आगाह भी कर रहा है, और हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को भी बता रहा है कि आप भी आवाज उठाइए। चुप जो देखिए, मैंने कई लोगों से बात किया, तो बस मैंने वो तो बोल रहे थे कि भाई हम तो देखते ही हैं, और योगी आदित्यनाथ बराबर जो है ऐसी उन लोगों ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि हम आवाज भी उठाएंगे तो क्या होगा। खुद मुख्यमंत्री जिसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो हम आवाज भी उठाएंगे तो क्या होगा। इस तरह की बातें भी सुनने को मिली। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल को इसकी चिंता है कि आखिर आम आवाम का क्या होगा, उसकी सुविधाओं का क्या होगा। योगी आदित्यनाथ के इस तरह से शासन चलाने की शैली के कारण। और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जो मोदी जी जो पूरे देश में चला रहे हैं, उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। मोदी जी देश स्तर पर जितने राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जितने भी राष्ट्र विरोधी तंजीमें हैं, देशद्रोही तंजीमें हैं, उसको पाल रहे हैं वोट के लिए मोदी जी। और योगी जी इस तरह से जो उपद्रवी और उदंड और हैकड़ी और अनुशासनहीन को बढ़ावा दे रहे हैं वोट के लिए। तो सवाल इस बात, इस तरह की प्रवृत्ति जो है बीजेपी में चल रही है। आम आवाम की, देश की जो उसका क्या हित है किसमें, उसको सुकून चाहिए, उसको व्यवस्था चाहिए, और उसको भाईचारा चाहिए, सद्भाव चाहिए। इसको ताक पर रख करके सिर्फ वोट के लिए जो है किसी भी सीमा तक वो जाने को तैयार दिखते हैं। किसी
भारती भाई से मेरी बात हो रही थी, तो उस वार्तालाप के दौरान ये बात निकल के आई कि भाई आप जिनको, जैसे कि ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार जनजान चौकड़ी काकस, या वामदल हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या टीएमसी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, इनके विषय में जब बताया गया तो उसने तर्क दिया कि साहब आप इनको देश विरोधी कहते हैं, तो हम भाई देश विरोधी मेरे जो है मेरे कहने पर मत जाइए, मैं कहता हूँ इसलिए आप इनको देश विरोधी मान लीजिए। मैंने पूछा कि कम्युनिस्टों की जो गतिविधि है, अब अभी देख लीजिए, वो श्रीलंका को सहायता दे रहा है भारत, तो भारत का एहसान श्रीलंका न माने, इस तरह की बात जो है श्रीलंका के लोगों को भड़काना, और ऊपर से एक जो है खुफिया जहाज वहाँ से आई चीन से। हालांकि भारत के जो है वो परसुएंस में वो चीनी जहाज की अनुमति श्रीलंका ने नहीं दिया, लेकिन भारत श्रीलंका की सहायता भी कर रहा है और श्रीलंका के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। ये कौन कर रहा है? यही कम्युनिस्ट वाले कर रहे हैं, भारत के कम्युनिस्ट समर्थित जो तत्व कर रहे हैं वहां पर। तो ये कम्युनिस्ट वाले हमेशा देश के गद्दार रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति हमेशा जो है वो हमेशा खतरनाक रही है। तो अब इसमें कोई साबित करने वाली बात नहीं है, कोई इसमें इस्टेब्लिश करने वाली बात नहीं है। वो देश के गद्दार हैं, उसी प्रकार जीएनपीसी है, उसी प्रकार टीएमसी है। तो ये देश के दुश्मनों को और देश के गद्दारों को जो ये पाल रहे हैं, तो वो लग रहा है कि जिससे बात हो रही थी, जो भारती भाई थे वो मोदी के समर्थक थे, तो उसका कि नहीं ये देश विरोधी और देश के गद्दार, देश के दुश्मन नहीं है, ये मोदी विरोधी हैं। अब बताइए, देश के इतने खतरनाक तत्वों या तंजीमों को किसी व्यक्ति का विरोधी कह देना, और जैसे मेरा ही है, मेरे खिलाफ यदि कोई है और हमारा विरोध करता है, तो ये स्वाभाविक है, कोई अपराध तो नहीं है ना। तो मोदी जी का विरोध करना कोई अपराध थोड़ी हुआ। तो इस प्रकार जो है इन खतरनाक देश विरोधी तत्वों को देश विरोधी तत्वों और तंजीमों को इस तरह से को मोदी विरोधी मैंने बोल करके उसके खतरनाक जो करतूत है देश विरोधी, उसको किस तरह से ढकने का ये साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो जब हमने उनको यह स्पष्ट किया कि भाई ये कितना खतरनाक खेल रहे हैं बीजेपी, तो वो चुप हो गए। और इस प्रकार से कई खतरनाक यानी इन देश विरोधी तत्वों को पालने के लिए, तो उसके मुंह से बस ये निकला, अरे साहब जो सत्ता में पहुंच जाता है उसको पॉलिटिक्स दिखती है। पॉलिटिक्स माने देखिए जहां भी स्वार्थ नीति को इस होने के दूसरा नाम दे दिया है पॉलिटिक्स, कि जो भी सत्ता में पहुंच जाता है तो उसको पॉलिटिक्स दिखती है। हमने एक सवाल किया, ओके नो प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने सत्ता में काम, अपने सत्ता में को और उसको पुख्ता करने के लिए और सत्ता में कायम रहने के लिए इस तरह की वो गतिविधि कर रहे हैं कि देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं और उन्हीं दुश्मनों को दिखा करके चुनावी माहौल बना रहे हैं और वो सत्ता को ऊपर कब्जा किए हुए हैं और उसी कब्जे को
अस्थायित्व रूप देना चाहते हैं। तो इसी को वो जो भारतीय भाई थे वो कह रहे थे कि ये वो तो पॉलिटिक्स जो है करना पड़ता है, मतलब सत्ता के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। उसने इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, सत्ता के लिए कर रहे हैं तो फिर क्यों बोलते हैं नेशन फर्स्ट? मोदी महोदय घोषित करें ना कि मोदी जी के लिए कुर्सी फर्स्ट, सत्ता फर्स्ट, पावर फर्स्ट। तो ये कहना छोड़ दें कि मेरे लिए जो है देश वो सर्वोपरि है। ये और जो राजनीतिक दल हैं उन्हीं के प्रकार जो है उन्हीं की तरह ये जो है इनके लिए सत्ता फर्स्ट है, सबसे पहले सत्ता है, कुर्सी है, पावर है। तो जब हमने ये बात उसके सामने रखी कि हाँ सर आप सही कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं मोदी जी कि उनके लिए देश जो है देश सबसे पहले है या देश सर्वोपरि है। उनकी इन सारी गतिविधियों को ध्यान से देखने पर तो यही लगता है कि उनके लिए कुर्सी फर्स्ट है, यानी देश का नाम ले करके जो है वो कुर्सी फर्स्ट है। और एक बात का और ख्याल आता है, ये बीजेपी वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए जो है ये जो वो राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में वो हिंदुत्व का जो हिंदुत्व एक पंथ है उसका घालमेल करते हैं और उस घालमेल को उचित ठहराते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन इन बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से जो है वो, यानी जिस तरह से कांवड़ियों की भीड़ में भोले शंकर की भजन को विदेशी धुन पर, डीजे की धुन पर जो तांडव दिखाया जा रहा है, इससे बढ़ करके भारतीय संस्कृति का प्रदूषण या प्रदूषण का घिनौना रूप क्या हो सकता है, ये सवाल बीजेपी वालों से या योगी आदित्यनाथ के तो संरक्षण में हो रहा है और मोदी जी से भी ये सवाल किया जाना चाहिए और हमारी आवाम ये सवाल करे। इसको और स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि ये भोले शंकर की भजन को विदेशी धुन पर या डीजे की धुन पर उसको बजाना, वो भी सोरीले कान को फाड़ देने वाला। क्या योगी आदित्यनाथ महोदय को और मोदी महोदय को, बीजेपी वालों को भारतीय संस्कृति का सबसे घिनौना प्रदूषण नहीं दिखता है? ये हमारी जो आम आवाम है, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन है, ये सवाल करें योगी आदित्यनाथ से भी, मोदी महोदय से भी और बीजेपी वालों से भी। कौन योगी भारतीय जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाते हैं। इसी प्रकार से हमारी आवाम जरा देखे कि इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की क्या असलियत है, इनके राष्ट्रवाद की क्या असलियत है और इनकी देशभक्ति की क्या असलियत है। नेशन फर्स्ट जो बड़ा करते हैं उसकी क्या असलियत है और सबका साथ सबका विश्वास उसकी क्या असलियत है। सुनने में आया है, हो सकता है बात सच्ची हो या सच्ची न हो, कि
भारतीय जनता दल जो कि अभी इसको अभी संगठन बनाना है और पूरे देश स्तर पर, हाँ एक बात जरूर है, भारतीय जनता दल अब हर चुनाव में लड़ने का प्रयास वो जरूर करेगा, इसलिए कि जनता आवाम को ये यकीन तो दिलाना है कि हम संघर्ष करेंगे चुनावों में उतर करके भी। तो जो जागरूकता आई है और भारतीयता के प्रति जो है उसकी परिणत इसी में होनी है कि पूरे परिदृश्य से, पूरे सीन से, पूरे यानी सिनेरियो से इन देश विरोधी ताकतों को, जिसमें बीजेपी भी है, इनको बाहर करना है और सत्ता के उपकरण यदि हमारी आदरणीय भारतीय आवाम का आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण यदि वो हमारी आदरणीय आवाम ये सत्ता का उपकरण को थमाती है, तो उसको उस तरह का माहौल, उस तरह की खिदमत और उस तरह का जो है वो इज्जत प्रतिष्ठा सब वापस लाएगी। तो इसके लिए हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इलेक्शन चुनाव, उसमें जो है अपने संघर्ष की भावना के साथ जो है वो उतरेगी। ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को दिलाना चाहता है। संसाधन की बात है, उसकी कोशिश हो रही है, कामयाब होगा और वो देखा जाएगा। तो भारतीय जनता दल अभी एकाध चुनाव में उतरा है, अभी बड़े पैमाने पर नहीं उतरा है, अभी वो उतरने वाला है। तो अभी वो उतरा भी नहीं है और भारतीय जनता दल का खौफ एक नकली खौफ, मैंने हम नहीं कहते और खौफ की क्या बात है। भारतीय जनता दल तो सभी को भारतीयता के वातावरण में ला करके बेखौफ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो स्वार्थी और देश विरोधी जो संगठन हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में ये खौफ दिखा रहे हैं और शायद इस तरह की योजना बना रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं आपस में लड़ेंगे। डमी कैंडिडेट की एक शैली है कि मान लीजिए उसमें मजबूती है जीएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज की, तो एक ही कैंडिडेट वो वास्तविक होगा और बाकी कैंडिडेट सिर्फ जनता को दिखाने के लिए वो डमी कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे। इस तरह से वो एक जो वास्तविक कैंडिडेट इन सभी पार्टियों में से एक का होगा, उसी को समर्थन मिलेगा। तो डमी कैंडिडेट की शैली के आधार पर जो है सब मिल करके वो लड़ेंगे। तो इस तरह से उनका है। और दूसरा ये सुनने को मिला कि ये भारतीय जनता दल के हर एक शब्द को, हर एक शैली को, हर एक वो बात को वो नकल करेंगे। सवाल इस बात का है कि नकल तो ये करते हैं और लोकप्रिय मुद्दे को चुराते हैं। ये इनका इतिहास रहा है, ये इनकी आदत रही है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि आज़ादी की जंग के समय भी ये जो कांग्रेसी ये कांग्रेसी कभी भी स्वराज नहीं मांगते थे, आज़ादी नहीं मांगते थे, ये मांगते थे डोमिनियन स्टेटस। ये वास्तविकता है। लेकिन वो शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह की जो टीम थी, जो ये समूह था, जो ये टीम थी, वो कहती थी कि नहीं, अंग्रेज जो है पूर्णतः यहाँ से हटें
यहाँ से भागे, मतलब कि पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की बात जो अब जनता में काफ़ी लोकप्रिय होने लगी, तो उसको चुराने के लिए, उसी मुद्दे को चुराने के लिए, और ख़ास करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि सरदार पटेल को 2 बार धक्का दिया। तो पहली बार उसने धक्का ये दिया कि 1929 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसके बाद नंबर था सरदार पटेल का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। सरदार पटेल को धक्का दे करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू को प्रदेश का अध्यक्ष बनवाता है, और उसी के हाथों जो चुराया हुआ मुद्दा है, जो कि कांग्रेस सिर्फ जो है डोमिनियन स्टेटस मांगती थी। डोमिनियन स्टेटस की स्थिति आप लोग देखे होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, और भी 7-15 देश और हैं, जिसमें कि अंतिम सत्ता जो है वो जो इंग्लैंड की जो महारानी है उसके पास है। तो वैसी स्थिति के लिए ये सब जो है वो मांग कर रहे थे ये कांग्रेसी। लेकिन जब हमारे ये अमर शहीद राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी लोगों की जो कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह की, उनकी मांग थी पूर्ण स्वराज की। तो पूर्ण स्वराज मुद्दा जो है हमारे इन क्रांतिकारियों का था, कांग्रेस का नहीं था। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को चुराया, और चुरा करके जब उसमें भी जब तमगा लूटने वाली बात आई, तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल को धक्का दे करके इसी को बनवाया। गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके पूर्ण स्वराज की घोषणा करवाई, वही लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को। तो मुद्दा चुराने की और नकल करने की इन सबों की आदत रही है, इन सब का इतिहास रहा है। तो कोई नई बात नहीं है। वो जो है भारतीय जनता दल के भी नकल कर सकते हैं, और कुछ मुद्दों को वो चुरा भी सकते हैं। लेकिन ये क्या मुद्दा चुराएंगे? ये भारतीयता के शब्द का उच्चारण करेंगे, और घिनौनी वो सांप्रदायिकता, घिनौनी जातिवाद, घिनौनी भाषावाद करेंगे, प्रांतवाद करेंगे, जो इनकी करतूत, तो करतूत ही इनके पाखंड को बेनकाब करेगी। बोलेंगे भारतीयता, और करेंगे जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, और फिर बोलेंगे 80-20 भी बोलेंगे। तो इनकी जो करतूतें हैं, खुद इनके पाखंड को या सिर्फ भारतीय बोल करके भारतीय जनता दल के लोकप्रिय अवधारणाओं की नकल को तुरंत जो है वो बेनकाब वो कर देगा, और बेनकाब हो जाएंगी। तो लेकिन इनके बेनकाब होने का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमारे भारतीय भाई बहन देखेंगे। भारतीय जनता दल क्या कहता है? ये कहता है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। देखिए, हम सिर्फ भारतीय हैं, हमारा जो असली जो पहचान है, और किसी भी तरह से हम भारतीय हैं। तो हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई पहचान है और न ही कोई वजूद। तो ये उसकी पक्की अवधारणा है। ये टिक पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता दल भारतीय एकता की बात कर रहा था, तो इसी का नकल करने के चक्कर में वो मोहन भागवत क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की एकता।
वो तुरंत ही वो जो बेनकाब हो गया। उसी क्षण जो है, जब भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई इस देश में भारतीयता आधारित एकता होनी चाहिए, तो नकल करने के चक्कर में वो आरएसएस का मुखिया जो है मोहन भागवत जो है वो तुरंत ये करके ये कहने के बाद बेनकाब हो गया कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, और पता नहीं वो और जो है वो डीएनए वगैरह की बात कर रहा था। तो ये शब्दों से उच्चारण भले कर लें या नकल भले कर लें, अपनी करतूतों से ये तुरंत और बराबर ये बेनकाब होते जाएंगे। लेकिन हमारे देश के अवाम इनके बेनकाब होने पर ठीक से पहचान ले कि ये नकल कर रहे हैं। कुछ भारतीय भाई थे, उनके बीच में हमने पूछा कि भाई आप मेरी पार्टी को जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि भाई कि आप मेरी पार्टी को जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। आप आरएसएस के हैं ना? उन लोगों ने कहा आप आरएसएस के? मैंने कहा किसने कहा? अरे कुछ लोग कह रहे थे। अब देखिए किस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है, उसके कुछ नमूने आपके सामने हैं। भारतीय जनता दल को या मुझे कभी आरएसएस का और फिर इसके बाद जो है फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने या जेएनपीसी वालों ने हजारों करोड़ या लाखों करोड़ दे करके यूट्यूब को खड़ा किया है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि इस कांग्रेस ने इस कांग्रेस ने बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भले वो यूट्यूब वाले सर जेएनपीसी को गाली दें, लेकिन जेएनपीसी ने ही खड़ा किया है हजारों करोड़ और लाखों करोड़ रुपया दे करके यूट्यूब वाले सर को। तो इस तरह का दुष्प्रचार, कभी ये मुसलमानों की पार्टी है और ये मुसलमानों की बात करती है, ये सनातन विरोधी है। असल बात है कि जो अपराधी होता है ना, ये सब इस देश के बड़े खतरनाक अपराधी हैं, राष्ट्रीय अपराधी हैं, और सत्ता के कीड़े हैं और सत्ता के सौदागर हैं। तो सत्ता में ये बात सही है कि यदि जिस तरह से भारतीय जनता दल अपने आदरणीय आवाम को जागृत कर रहा है, लोग जागृत हो भी रहे हैं और देश के कोने कोने से हो रहे हैं। कोई ऐसा कोना छूटा नहीं है। तमिलनाडु से भी, केरल से भी, कर्नाटक से भी, आंध्र प्रदेश से भी, तेलंगाना से भी, लक्षद्वीप से भी, अंडमान निकोबार से भी, जो पुडुचेरी या जिसको पांडिचेरी कहते थे, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश और बिहार तो खैर है ही, पश्चिम बंगाल से, असम से और मेघालय से, पंजाब से, तो कोई भारत का कोई कोना छूटा नहीं है। हाँ, कितने लोग देख रहे हैं यह एक विषय और प्रश्न हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन देश के कोने कोने से इसकी गूंज, इसकी प्रतिध्वनि आ रही है। तो लोग जो है जागृत हो रहे हैं। तो उनको यही डर है कि यदि लोग जागृत हो गए, जिस तरह से भारतीय जनता दल जगा रहा है, तो इनकी स्वार्थ भरी जो दुकानें, यानी समाज को बांट करके सत्ता हथियाने वाली जो दुकानें हैं, उन दुकानों का क्या होगा, यही उनको एक आगामी भय उनको सता रहा है। और उसी के चलते ये तमाम तरह के षड्यंत्र जो है रच रहे हैं। कभी हमको बोल देंगे कि आरएसएस का है, इससे उनका काम यदि चलता है तो, कभी ये सनातन विरोधी हैं, इससे यदि काम चलता है तो, और कभी गुस्से में एकता के कुत्ते। और
ये एकता यदि आ जाएगी तो बगल में मेरे बगल में जो है वो मुल्ले भी बैठेंगे, मेरे बगल में चमार भी बैठेंगे। इस तरह से यानी कुतर्क वही करता है जिसके मन में खुराफात होती है, जो सत्ता का कीड़ा होता है और सत्ता का सौदागर होता है। तो हमारे भारतीय भाई बहन जो वोट करते हैं बीजेपी वालों को, जेएनपीसी वालों को, टीएमसी वालों को, ये सब सिर्फ सत्ता के सौदागर हैं, वो आपके नहीं हैं। और इतनी माथापच्ची जो मैंने इतना जो बातों मैं कर रहा हूँ, ये तो खैर अपने स्थान पर ही है। हमारे जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही इस तरह की पहचान कर ली है, और उन्होंने तो यही कहा था कि हम अपने प्राण दे करके फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम करके इस देश से इस देश से सफेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, उसके बाद काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी हमारे जाने के बाद आपकी होगी। भारतीय जनता दल हम अपने शहीद आजम भगत सिंह के उसी निर्देश, उसी आदेश के अनुसार जो है अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने सभी आदरणीय भारतीय बहनों को उनके ही शब्दों को याद दिला रहा है कि ये सब काले अंग्रेज हैं, इस भारतीय समाज को बांटने वाले और देश को बांटने वाले। इसलिए इस देश को और आपको उन काले अंग्रेजों से, जो काले अंग्रेज उन सफेद अंग्रेजों से ही शिक्षा लिए, दीक्षा लिए, और उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये उसी तरह है कि गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने वाला जो चेला है, गुरु से अधिक जो है, यानी गुरु मतलब कि गुरु तो गुड़ ही रह जाते हैं, चेला चीनी बन जाता है। इसका मतलब है कि गुरु से भी अधिक खतरनाक ये जो काले अंग्रेज हैं, तो उनसे निजात पानी है, उनसे आज़ादी पानी है। तो यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, इन सभी काले अंग्रेजों का सफाया करने के लिए, उनका नाश करने के लिए। लेकिन किसी अशांतिवश नहीं, एक संवैधानिक प्रक्रिया दी गई है, इलेक्शन, चुनाव। तो ईवीएम मशीन पर इनको नस्तानाबूद करना है, ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है। और अपनी जो आवाम है वह भी बहुत ही गहरे मानसिक गुलामी के दलदल में फंसी हुई है। उसको यह आभास अब तक नहीं है कि आखिर उसका और इस समाज का, देश का हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है। ये इस विवेकशीलता को लाने के लिए भी और अपनी आवाम को उस मानसिक गुलामी से बाहर निकाल करके और इन काले अंग्रेजों से अपने मुल्क और अपने आवाम को निजात दिला करके दूसरी और सच्ची आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय जनता दल प्रयासरत है। अब ये एहसास हर एक भारतीय भाई बहन को करना है, और वो भी किसी ऐसी माने कोई ऐसे रास्ते से नहीं जिसमें आपको तकलीफ होती हो, आपको झंडा लेकर दौड़ना है। वो जो है शांतिपूर्वक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति। तो मखमली क्रांति का मतलब है कि बगैर अपने आवाम को तकलीफ दिए हुए जो इलेक्शन का या इलेक्शन जो अपने देश का जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें जो है ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनको परिदृश्य से हटाना है, नाश करना है।
इस देश की आज़ादी के लिए, इन काले अंग्रेजों से इन काले अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, और अपने अवाम को उसकी मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकाल कर। ये बहुत बड़ा राशि का है। बाकी चीजें, विकास वगैरह जो है सब कुछ हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। आपकी खिदमत भी होगी, आपकी जो भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा है वो भी प्रतिस्थापित की जाएगी, सब कुछ संभव होगा। लेकिन ये काम जो है, यानी इन सभी काले अंग्रेजों को परिदृश्य से हटाना होगा, तो वो भी भारतीयता के जज्बे से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।